हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर 2 फेडरलिज्म। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फेडरलिज्म होता क्या है, क्या हमारी कंट्री एक फेडरल कंट्री है, अगर हाँ तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारी कंट्री को एक फेडरल कंट्री बनाती है, और आखिर ये फेडरल सिस्टम काम कैसे करता है, और हम डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फेडरलिज्म होता क्या है। फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें गवर्नमेंट की पावर को अलग अलग लेवल में या अलग अलग टीयर्स में बांटा जाता है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में 2 टीयर्स में बांटा जाता है, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल। लेकिन हमारी इंडिया इतनी बड़ी और डाइवर्सिफाइड कंट्री है, इसलिए उसे अच्छे से चलाने के लिए एक 3rd लेवल भी बनाया गया है जिसे कहते हैं लोकल लेवल, जो कि इंडिया में देखने को मिलता है। ये जो वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, इसी को हम फेडरलिज्म कहते हैं। हर कंट्री में फेडरल गवर्नमेंट नहीं होती, कहीं कहीं यूनिटरी गवर्नमेंट भी होती है। तो अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट में जो पावर डिवाइडेड की जाती है वो हर लेवल में की जाती है, चाहे वो सेंट्रल लेवल हो या फिर स्टेट लेवल। हर के पास अपनी पावर होती है। किसी कंट्री में लोकल लेवल है, उसके पास भी खुद की पावर होती है, जस्ट लाइक एग्जाम्पल इंडिया एंड यूएसए। सेकंड है हमारा यूनिटरी गवर्नमेंट। वहीं यूनिटरी गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर होती है। तो अब सोचिए कि इनमें से कौन सी गवर्नमेंट बेस्ट है, तो वो है फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था जिस कंट्री में जितनी ज़्यादा पावर शेयरिंग होती है उस कंट्री की गवर्नमेंट ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक चलती है। उस हिसाब से फेडरल गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। एग्जाम्पल फ्रांस एंड इंग्लैंड। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म की क्या क्या खूबियाँ होती हैं। फर्स्ट, फेडरलिज्म में गवर्नमेंट के 2 या 2 से ज़्यादा लेवल होते हैं, यानी कि टीयर होते हैं। सेकंड, गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स सेम सिटीजन को ही गवर्न करते हैं, लेकिन उनके एरिया ऑफ कंट्रोल अलग अलग होते हैं। जैसे एक पर्सन है तो उसे वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट भी गवर्न कर रही है और पूरे देश की गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी गवर्न कर रही है, पर उनका एरिया ऑफ कंट्रोल होता है। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर गवर्न करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पर गवर्न करती है। थर्ड, किस लेवल और टीयर के पास कितनी पावर है, उसका क्या काम है, उसका क्या जुरिडिक्शन होता है, उसका क्या एरिया ऑफ कंट्रोल है, क्लियरली मेंशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और हर लेवल और टीयर को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ता है। फोर्थ, कोई एक लेवल या टीयर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस नहीं ला सकता। अगर चेंजेस लाना है तो दोनों लेवल में कंसेंट की ज़रूरत होती है, मतलब सहमति चाहिए होती है। फिफ्थ, गवर्नमेंट के लेवल्स और टीयर्स के बीच में विवाद हो जाता है, जो जुडिशरी है एज अ एम्पायर का काम करती है और उनके विवाद को सुलझाती है। सिक्स्थ, आपको पता है गवर्नमेंट को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, इसलिए हर एक लेवल की सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्लियरली स्पेसिफाइड है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आएंगे, स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आएंगे। सेवेंथ, फेडरलिज्म के 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कि उद्देश्य। पहला, कंट्री में सुरक्षा और यूनिटी बनी रहे। दूसरा, रीजनल डाइवर्सिटी प्रोटेक्टेड रहे, लोग अपने अपने कल्चर को फॉलो कर पाएँ। हम किसी भी फेडरल सिस्टम को आइडियल फेडरल सिस्टम तभी मानेंगे जब उसमें 2 चीज़ें होंगी। पहली, म्यूचुअल ट्रस्ट, और सेकंड, एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, मतलब कि वो हमेशा साथ रहें। टाइप्स ऑफ फेडरेशन। अब हम जानेंगे कि फेडरेशन किन किन तरीक़ों से फॉर्म की जाती है। फेडरेशन फॉर्म करने के 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, एंड सेकंड, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। अलग अलग स्टेट मिलकर एक नेशन या यूनियन बनाते हैं, इसको कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है यूएसए, क्योंकि यूएसए अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट से मिलकर फॉर्म हुआ है, इसलिए तो इसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं। इसमें हर एक स्टेट के पास बराबर पावर होती है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। एग्जाम्पल यूएसए, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया।
अब हम बात करते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की। एक बड़ी कंट्री डिसाइड करती है अपनी पावर को डिवाइड करने की अलग अलग स्टेट्स के बीच और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच। इस तरह की फेडरेशन को हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है इंडिया। इंडिया को बांट दिया गया अलग अलग स्टेट्स में और सेंट्रल गवर्नमेंट में। पर इसमें क्या होता है, किसी किसी स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर होती है और किसी के पास कम होती है, मतलब अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है अलग अलग स्टेट्स के बीच में। और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होती है एज़ कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। एग्जाम्पल इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। वॉट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, इसमें हम पढ़ेंगे कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कंट्री को फेडरल कंट्री बनाती हैं। तो शुरुआत में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था, केवल 2 टीयर्स के बारे में ही बताया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका ये मतलब है कि इनिशियली इंडिया के पास 2 ही टीयर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन इंडिया की डाइवर्सिटी को ध्यान में रखकर कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे चेंजेस आए और बाद में जाकर गवर्नमेंट का तीसरा टीयर भी बनाया गया जिसको लोकल गवर्नमेंट बोला गया, जिसमें आते हैं पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़। इन तीनों गवर्नमेंट के पास अपना जुरिस्डिक्शन होता है। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो सबसे पहले यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में देश से संबंधित सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। ये सब्जेक्ट देश से संबंधित होते हैं, इसलिए इनके ऊपर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। सेकंड, स्टेट लिस्ट। स्टेट से रिलेटेड सब्जेक्ट आते हैं जैसे पॉलिटिक्स, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। इसमें केवल स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। थर्ड, कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें वो सब्जेक्ट आते हैं जो लोगों के कॉमन इंटरेस्ट से जुड़े होते हैं जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन। ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये कॉमन इंटरेस्ट से रिलेटेड है, इसलिए इसमें 2 ही गवर्नमेंट लॉ बना सकती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। अब एक बात याद रखें कि यहाँ सब्जेक्ट से रिलेशन कोई विवाद या कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा डोमिनेट करेगा एज़ कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। अब एक क्वेश्चन आता है कि ऐसे सब्जेक्ट्स का क्या होगा जो इन तीनों लिस्ट में से कोई भी नहीं आता, तो इन पर लॉ कौन बनाएगा, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो इस तरह के सब्जेक्ट्स किसी भी लिस्ट में नहीं हैं, तो इस तरह के सब्जेक्ट्स को रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स कहा जाता है। और इस तरह के सब्जेक्ट जो किसी लिस्ट में नहीं आते उन पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बनाती है। ऑल स्टेट्स इन इंडियन यूनियन डज नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स, यानी कि इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं ऐसा नहीं है कि उनके पास बराबर पावर है, बल्कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास ज़्यादा पावर है। सम स्टेट्स इंजॉय स्पेशल स्टेटस लाइक जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिज़ोरम। इनके पास आर्टिकल 371 के तहत ज़्यादा पावर होगी। उन्हें ये पावर उनकी सिचुएशन को ध्यान में रखकर दी गई है और उनका जो कल्चर है वो भी सही सलामत बचा रहे। किसी भी अदर स्टेट का व्यक्ति इन स्टेट में परमानेंट घर या लैंड नहीं ले सकता। अब हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज़ की। इंडिया की यूनियन टेरिटरीज़ हैं, इन्हें स्टेट क्यों नहीं बनाया गया? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये इतनी बड़ी नहीं है कि इन्हें स्टेट्स बना पाएँ और ये इतनी छोटी भी नहीं है कि इन्हें स्टेट्स के साथ मर्ज कर पाएँ। कई सारे रीज़न हैं जिनकी वजह से इन्हें स्टेट नहीं बनाया गया, यूनियन टेरिटरीज़ ही रहने दिया है। यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर उतनी पावर नहीं होती, बल्कि यहाँ भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो यूनियन टेरिटरीज़ में हस्तक्षेप कर सकती है। व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री? क्या आपको पता है जो ये पावर शेयर हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हुई है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि ये जो पावर शेयरिंग हुई है ये सही नहीं हुई है, तो क्या पावर शेयरिंग के स्ट्रक्चर में चेंजेस लाए जा सकते हैं? चेंजेस तो लाए जा सकते हैं, पर चेंजेस लाना इतना आसान नहीं है।
पहली बात तो ये कि अगर चेंजेस लाने हैं तो पार्लियामेंट के अपर हाउस और लोअर हाउस के टू थर्ड मेंबर का अप्रूवल चाहिए। इतना ही नहीं, इंडिया के करीब आधी स्टेट लेजिस्लेचर से यानी 14 लेजिस्लेचर से भी अप्रूवल चाहिए होगा। तब जाकर पावर शेयरिंग के इस फेडरल स्ट्रक्चर से अप्रूवल लाया जा सकेगा। और इस सिचुएशन में अगर डिस्प्यूट होता है तो जो हमारी जुडिशरी है यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वो इस सिचुएशन को हैंडल करती है। हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड? ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न लिखे हुए हैं इसलिए हमारी फेडरलिज्म सक्सेसफुल है, बल्कि हमारा फेडरलिज्म इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद हमारे इंडिया में एक साथ खुशी खुशी रह पाते हैं। तो ये कैसे हो पाया है, इसके कई कारण हैं। चलिए जानते हैं। तो पहला है लिंग्विस्टिक स्टेट। 1947 में इंडिया के मैप को देखें और आज के मैप को देखें तो कई सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। कई पुराने स्टेट्स गायब हो गए, कई नए स्टेट्स बन गए। आज के टाइम पर जो स्टेट्स हैं वो कई सारी बातों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। जैसे कि आज के टाइम पर जो स्टेट्स हैं वो लैंग्वेज के आधार पर बनाए गए हैं। ऐसे स्टेट्स को लिंग्विस्टिक स्टेट्स कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने की ज़रूरत क्या थी। तो इंडिया में कई सारी लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, तो वो खुशी खुशी रह पाए हैं, इसके लिए लिंग्विस्टिक स्टेट बनाए गए। इससे कंट्री की यूनिटी बनी रहेगी और एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छे से चलता रहेगा। सिमिलरली कुछ स्टेट्स को कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी के आधार पर बांटा गया है, जैसे कि नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड। ये जो स्टेट्स हैं उन्हें उनके कल्चर को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सेकंड है लिंग्विस्टिक पॉलिसी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज के रूप में नहीं डिक्लेयर किया है। अगर हम सोचें कि हमारी नेशनल लैंग्वेज हिंदी है तो ये गलत है। हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी 40% लोग बोलते हैं और 60% लोग 21 भाषाएं बोलते हैं। कुल मिलाकर 22 भाषाएं बोली जाती हैं जिन्हें स्केड्यूल लैंग्वेज बोला जाता है और हम इन 22 भाषाओं में से किसी भी लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन सभी भाषाओं को इक्वल राइट्स देता है और हमारे देश की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, हिंदी और इंग्लिश। ध्यान रखना कि ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, ना कि नेशनल लैंग्वेज है। अब देखिए 1965 में तमिलनाडु में एक इंसिडेंट हुआ। 1965 में ऑफिशियल पर्पस के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को ही हटा दिया, तो इसके विरोध में नॉन हिंदी पीपल्स ने आवाज़ उठाई। उनका ये मानना था कि इंग्लिश लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज से नहीं हटना चाहिए था, क्योंकि उनके लिए इंग्लिश भाषा को ही समझना आसान था और भाषा के मुकाबले। इसके लिए तमिलनाडु के नॉन हिंदी स्पीकिंग लोगों ने आंदोलन किया। इसका रिजल्ट ये आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एग्री होना पड़ता है हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का यूज़ कंटिन्यू रखने के लिए। इससे ये पता चलता है कि फेडरलिज्म को अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो हर लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करनी होगी, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक लैंग्वेज को इक्वल राइट्स दिए गए हैं। थर्ड है सेंटर स्टेट रिलेशंस। बहुत समय पहले यानी कि आज़ादी से पहले इंडिया में वन पार्टी रूल देखने को मिला। सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर एक ही पार्टी रूल करती थी, वो थी कांग्रेस पार्टी। और गलती से किसी स्टेट में कोई और पार्टी जीत भी जाती थी तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट सप्रेस करती थी, मतलब उसे फंड वगैरह नहीं देती थी। बेसिकली कमज़ोर करने का प्रयास करती थी ताकि अगली बार वो पार्टी जीत नहीं पाए और उन्हीं की पार्टी उन्हें गवर्न करे। तो इस तरह का सिस्टम इंडिया में कई सालों तक चलता आया है। लेकिन 1990 में फिर क्या होता है कि कोalition गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि 1990 में किसी भी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, इसलिए अलग अलग पार्टी मिलकर कोalition गवर्नमेंट फॉर्म करती है मेजॉरिटी के कट ऑफ को क्रॉस करने के लिए और सेंटर पर अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। तो इस तरीके से जब कोalition गवर्नमेंट फॉर्म हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशन अपने आप अच्छे होते गए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये डर हमेशा रहेगा कि उन्हें अगर किसी स्टेट की रूलिंग पार्टी को सप्रेस करने का या डिसमिस करने का प्रयास किया था
फिर रिलेशन ख़राब किए तो अगली बार कोalition फॉर्म करने की नौबत आएगी तो रूलिंग पार्टी उन्हें सपोर्ट नहीं देगी। तो इस कारण से सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट की वैल्यू समझ में आने लगी और सेंट्रल और स्टेट के बीच में रिलेशन अपने आप अच्छे होने लगे। और फेडरलिज्म भी यही कहता है कि अगर किसी कंट्री में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं हैं तो उसे हम आइडियल फेडरलिज्म नहीं मानते। आइडियल फेडरलिज्म हम उसे मानते हैं जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच अच्छे रिलेशंस होते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन करने की ज़रूरत क्या थी, मतलब लोकल गवर्नमेंट को पावर देने की ज़रूरत क्या थी। अब देखिए, हमारी जो इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, अब इतनी बड़ी कंट्री के छोटे से एरिया में क्या प्रॉब्लम है, वहाँ पर कौन कौन से इश्यूज़ हैं, उन्हें केवल लोकल लेवल से ही समझा जा सकता है और उन्हें सेटल किया जा सकता है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट को ही बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी लोकल एरिया की और उसमें चल रही समस्याओं की। इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया और लोकल गवर्नमेंट को पावर दी गई। पर कहने को ही डिसेंट्रलाइजेशन हो गया था, मतलब कहने को ही पावर दे दी गई थी, पर लोकल गवर्नमेंट के पास सही पावर नहीं आई थी, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन उतना अफेक्टेड नहीं था। लेकिन 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड कई सारे स्टेप्स लिए जाते हैं। तो क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं? फर्स्ट, लोकल लेवल पर इलेक्शंस को रेगुलरली हेल्ड करना कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी कर दिया जाता है। मतलब पहले इलेक्शंस होते थे लेकिन वो रेगुलरली नहीं होते थे, लेकिन अब इलेक्शंस को मैंडेटरी कर दिया गया है। दूसरा स्टेप्स लिया जाता है बैकवर्ड क्लासेस के लिए, मतलब एसटी, एससी, ओबीसी, उनके लिए सीट्स रिजर्व कर दी जाती है। तीसरा स्टेप लिया जाता है महिलाओं के लिए, मतलब जो महिलाएं हैं उनके लिए 1/3 सीट्स रिजर्व कर दी जाती है। फोर्थ स्टेप लिया जाता है इंडिपेंडेंट कमीशन बनाने के लिए, यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया जाता है जिसका काम था लोकल लेवल यानी कि पंचायत या म्युनिसिपल इलेक्शंस को कंडक्ट कराना। फिफ्थ स्टेप लिया जाता है जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लोकल गवर्नमेंट के साथ पावर शेयर तो करेगी ही, पर उसके साथ साथ रेवेन्यू भी शेयर करेगी। ये जो स्टेप्स लिए गए थे डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, उससे क्या हुआ, जो थर्ड टियर था इंडियन डेमोक्रेसी का वो काफ़ी पावरफुल और इफ़ेक्टिव हो गया। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट, रूरल लोकल गवर्नमेंट जो गांव में होती है, जिसको पंचायती राज भी बोला जाता है। सेकंड है अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो कि शहरों में होती है, जिसे म्यूनसिपैलिटीज़ बोला जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूरल लोकल गवर्नमेंट की, यानी कि पंचायती राज की। जो अलग गांव होते हैं उसमें होती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत एक अकेले गांव की भी होती है या फिर 2-3 छोटे छोटे गांव की भी होती है। ये जो ग्राम पंचायत होती है इसमें कई सारे वार्ड मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है और एक सरपंच को इलेक्ट किया जाता है। सरपंच हेड होता है ग्राम पंचायत का और उस ग्राम पंचायत में जितने भी गांव होते हैं सरपंच उन सभी के लिए डिसीज़न लेने की पावर रखता है। तो ऐसे ही अलग अलग पंचायत से मिलकर बनती है पंचायत समिति, जिसे ब्लॉक समिति और मंडल समिति भी बोला जाता है। और ऐसे ही अलग अलग पंचायत समिति से मिलकर बनता है जिला परिषद। जिला परिषद सबसे ऊपर होता है। तो अगर हम पंचायती राज का एक स्ट्रक्चर बनाएं तो सबसे नीचे आती है ग्राम पंचायत जिसका हेड होता है सरपंच। उससे ऊपर आती है पंचायत समिति जो कि ब्लॉक लेवल पर होती है और सबसे ऊपर आता है जिला परिषद जिसका हेड होता है जिला परिषद चेयरपर्सन। अब बात करते हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट की। जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं उनमें होते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस और जो टाउन्स होते हैं, जो कस्बे या छोटे छोटे शहर होते हैं, उनमें होती हैं म्यूनसिपैलिटीज़। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड होता है उसे मेयर कहते हैं। म्यूनसिपालिटी का जो पॉलिटिकल हेड होता है उसे कहते हैं म्यूनसिपैलिटी चेयरपर्सन।
यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि डिसेंट्रलाइजेशन का डिसीज़न अच्छा था और बड़ा था, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से आम लोगों की आवाज़ गवर्नमेंट तक ज़्यादा अच्छे से पहुँच पाई। इसके अलावा महिलाओं को भी रिप्रेजेंटेशन मिला। अगर हम टोटल देखें तो महिलाओं और पुरुषों को मिलाकर 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं लोकल लेवल पर। ये नंबर कई कंट्रीज़ की पॉपुलेशन से ज़्यादा है। डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से गवर्नमेंट और भी ज़्यादा डीपन हो जाती है, यानी कि गहरी या फिर और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो लोकल गवर्नमेंट को बनाना बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट है डेमोक्रेसी का, जो कि एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है। तो ये बात हुई डिसेंट्रलाइजेशन के मेरिट्स के बारे में, यानी कि अच्छाइयों के बारे में। पर डिसेंट्रलाइजेशन में कुछ कमियां बाकी हैं। यदि ग्राम सभा के इलेक्शन अभी भी हेल्ड नहीं होते हैं, कई स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी ज़्यादा पावर नहीं दी है लोकल गवर्नमेंट को जितना कि उसे ज़रूरत है। पर इसके बावजूद हमारी इंडिया की फेडरल सिस्टम कई सारी कंट्रीज से मजबूत है, और हम भी यही आशा करते हैं कि समय के साथ साथ फेडरल सिस्टम और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।